हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के चैप्टर में हम मध्य प्रदेश के अफवाह तंत्र के विषय में चर्चा करेंगे। तो संपूर्ण अफवाह तंत्र के बारे में एक बार क्लिक कर लेते हैं कि हमारे इस रिवर सिस्टम के अंतर्गत कौन कौन से अफवाह तंत्र हैं। तो सबसे बड़ी अफवाह तंत्र मानी गई है गंगा यमुना अफवाह तंत्र को। इसके बाद आ जाता है हमारा नर्मदा अफवाह तंत्र है, यहाँ पर है। नर्मदा अफवाह तंत्र के बाद ताप्ती अफवाह तंत्र। ताप्ती अफवाह तंत्र को देखें तो यहाँ पर है, ये है ताप्ती अफवाह तंत्र। इसके बाद गोदावरी अफवाह तंत्र यहाँ पर आ जाती है। गोदावरी अफवाह तंत्र के बाद माही अफवाह तंत्र इस इलाके पर है। महानदी अफवाह तंत्र, लास्ट अफवाह तंत्र महानदी अफवाह तंत्र है। तो आज के वीडियो में हम केवल चर्चा करेंगे गंगा अफवाह तंत्र के विषय में। तो समझिए कि गंगा अफवाह तंत्र के अंतर्गत इसमें 3 नदियाँ इम्पोर्टेंट है जो कि डायरेक्ट गंगा में जाकर मिलती हैं। तो उनका लोकेशन को हम समझ लेते हैं। गंगा में जाने वाली सबसे इम्पोर्टेंट नदी मानी गई है यमुना नदी। इस लोकेशन को देखिए, मैं जूम कर देता हूँ। हाँ, ये है हमारा यमुना नदी। इस यमुना नदी का जल सीधे ऐसे आता हुआ इधर गंगा में आकर मिल जाती है। एक नदी तो ये हो गई यमुना नदी, और दूसरा नदी यहाँ पर है जो कि डायरेक्ट यमुना में जाती हैं। सॉरी, अभी गंगा के विषय में चर्चा कर रहे हैं। तो यमुना हो गई। यमुना के बाद गंगा में कौन सी नदी जाती है कि यहाँ पर मुख्य नदी है, ये सोन नदी है एक, और एक टोंस नदी है। यहाँ से जाता है डायरेक्ट गंगा नदी पहुँच जाती है। और सोन नदी जो है कि अनूपपुर अमरकंटक से इनका उद्गम स्थल है, और इधर जाता हुआ सीधा ऐसे पूरब की साइड पर आ जाती है, और यहाँ आकर गंगा बेसिन में समाहित हो जाती हैं। अब हम समझते हैं कि यमुना में कौन कौन से नदी जाती हैं हमारे मध्य प्रदेश से। तो मध्य प्रदेश से नदियाँ जाती हैं। अच्छे से एक बार आप लोग रिवीजन सेशन में लीजिए, क्योंकि यदि आप लोग मैप से अध्ययन करते हैं तो यकीन मानिए कि आप लोगों का जो प्रश्न बनता है तो उसमें गलत होने की संभावना बहुत कम रह जाती है, क्योंकि आप लोग माइंड मैप का यूज करके अच्छे से क्लियर किए रहे होंगे। तो यमुना नदी में कौन कौन सी जाती हैं, तो यहाँ से हमारा स्टार्ट होती है चंबल नदी। यह है इंदौर के जाना पाव पहाड़ी, यानी महू इंदौर में। यहाँ से यमुना नदी का जन्म होता है, और यह यमुना नदी सीधा इधर ये हमारे मध्य प्रदेश के इस इलाके से जाता हुआ यहाँ पर आ जाती है। देखिए हम लोकेशन को कैसे कैसे ले जा रहे हैं, और आकर ये यमुना नदी मिल जाती है। और चंबल नदी में कौन कौन से नदी समाहित होते हैं, तो ये देखिए क्षिप्रा नदी है। क्षिप्रा नदी यहाँ पर आकर समाहित हो जाती है। इसके बाद यहाँ से काली सिंध नदी जाती है चंबल नदी में, और पार्वती नदी यहाँ से आकर चंबल में मिलती है। इसके बाद कोनो नदी, क्षिप्रा, काली सिंध, पार्वती और कोनो, ये ऐसी नदियाँ हैं
जो कि चंबल नदी में डायरेक्ट मिलती हैं, और यही चंबल नदी इन सभी के जल को मिला करके यमुना नदी में समाहित कर देती हैं। तो ये कॉन्सेप्ट यदि आप लोगों को समझ में आ गए होंगे तो आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि डायरेक्ट यमुना में कौन कौन सी नदी मिलती हैं। तो ये यहाँ पर देखिए सिंध नदी है। सिंध नदी यहाँ से हमारे मध्य प्रदेश से जाती हुई सीधा यमुना में मिलती है, ये चंबल में नहीं मिलती हैं। इस बात को क्लियर करिए कि ये सिंध नदी जो है कि यमुना नदी में नहीं मिलती है, सॉरी यमुना में मिलती है, चंबल में नहीं मिलती है। तो यहीं से प्रश्न अधिकतर बनते हैं। और एक और नदी है बेतवा नदी। बेतवा नदी इधर से जाती हुई यहाँ पर आती है, और बेतवा और धसान यहीं पर मिलन हो जाती हैं उत्तर प्रदेश के पास में। और केन नदी की बात करें तो केन नदी यहाँ से आती हुई डायरेक्ट यमुना नदी मिल जाती है। केन में दो नदियाँ हैं जो कि समाहित होती हैं। एक तो सोनार नदी है, यहाँ पर है स्थित ये, और एक बेरमा नदी है। ये सभी नदियाँ हैं जो कि यमुना नदी मिल जाती हैं। तो हमारा प्रश्न कहाँ से बनता है कि हमारे मध्य प्रदेश में ऐसी कौन सी नदियाँ हैं जो कि चंबल नदी में डायरेक्ट मिलती हैं। तो बताना है क्षिप्रा है, काली सिंध है, पार्वती है और कुनू। ये चार नदियाँ जो कि चंबल नदी में डायरेक्ट जाकर मिलती है। और यमुना नदी में से कौन सी नदी हैं जो कि डायरेक्ट मिलती हैं। यहाँ पर देख लीजिएगा सिंध नदी है, बेतवा है, बेतवा के बाद धसान है, सोनार, बेरमा और के नदी, ये जो हैं डायरेक्ट यमुना नदी में मिलती हैं। इसके बाद हम गंगा में ऐसी कौन सी नदी हैं डायरेक्ट मिलती हैं। तो सोन नदी है, जोहिला है, यहाँ पर सोन नदी है, ये जोहिला है, और टोंस नदी। ये जो तीन नदियाँ हैं डायरेक्ट गंगा नदी में मिल जाती हैं। तो ये सभी नदियाँ रहें उत्तरमुखी नदियाँ हैं। तो यहाँ से प्रश्न बनती हैं कि निम्न में से कौन सी नदी जो कि उत्तर की दिशा में नहीं बहती है। तीन नदियों का ऑप्शन तो दक्षिण मुखी कर देंगे, और एक नदी का मुख जो है उत्तरमुखी करेंगे, और एक नदी का मुख जो है दक्षिण की ओर कर देंगे। और उनमें से पूछेंगे कि निम्न में से कौन सा नदी सही है। ऐसे भी प्रश्न बनता है। तो चलिए हम आज के लेक्चर में हम गंगा अपवाह तंत्र के बारे में चर्चा करेंगे। पूरा का पूरा हमारा गंगा अपवाह तंत्र के बारे में रहेगा। तो जिन साथियों ने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और हाँ, चैनल को शेयर ज़रूर करें, क्योंकि शेयर जब तक आप लोग नहीं करते हैं तो हमारा मोटिवेशन नहीं आता है। यदि आप लोग वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक करते हैं तो यकीन मानिए कि आप लोगों को एक अच्छा सा और नए नए वीडियो डेली प्रोवाइड होंगे, यदि इस चैनल से आप लोग जुड़े रहते हैं तो। और ये नदियों वाला चैप्टर जो है, तो आप चाहे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट हैं। छोटे एग्ज़ाम से लेकर के बड़े एग्ज़ाम तक, मैं नाम नहीं बता रहा हूँ किसी भी एग्ज़ाम का। आप लोग अच्छे से समझते होंगे कि पेपरों में कैसे कैसे प्रश्न पूछते हैं। तो आज का हम पूरा का पूरा गंगा बेसिन पर चर्चा करेंगे। तो आखिर बेसिन क्या होता है। बेसिन तो हम चर्चा कर रहे हैं, लेकिन बेसिन क्या होता है। तो गंगा बेसिन सबसे बड़ा बेसिन माना जाता है हमारे प्रदेश का, क्योंकि जो कि हमारे मध्य प्रदेश की नदियाँ जितने भी हैं वो सारा का सारा जल यमुना में जाते हैं, और यमुना से लेकर के गंगा नदी में चले जाते हैं। इसलिए
हम प्रदेश का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र माना जाता है गंगा अपवाह तंत्र के बारे में। हमारे मध्य प्रदेश के अंतर्गत गंगा का तो कहीं नामो निशान नहीं है, लेकिन इन सभी का जल गंगा में जाती है। इस कारण हमने और मैप, हमारे इंडियन मैप हूँ चाहे मध्य प्रदेश के मैप हूँ, ये सभी ने डिसाइड किया है कि गंगा अपवाह तंत्र जो कि प्रदेश की सबसे बड़ी अपवाह तंत्र मानी जाती है। और अपवाह तंत्र की चर्चा कर रहे हैं तो आप लोगों को कन्फ्यूजन होगा कि आखिर अपवाह तंत्र होता क्या है। तो अपवाह तंत्र यह होता है कि एक नदी दूसरे नदी में जब समाहित हो जाते हैं और वो सभी सम्मिलित धाराओं को समेटते हुए उनके जल को सागर तक जाते हैं, उन सभी को सम्मिलित रूप को ही हम अपवाह तंत्र के नाम से जानते हैं। तो हमने पहले ही इन सभी का लोकेशन बता दिया है, तो इसमें कोई भी कन्फ्यूजन आप लोगों को नहीं होगा। तो चलिए हम थ्योरी पर चर्चा करते हैं। तो गंगा अपवाह तंत्र, गंगा अपवाह तंत्र में गंगा अपवाह तंत्र में मुख्यतः तीन नदियाँ मिलती हैं। एक तो यमुना नदी है और टोंस नदी है और सोन नदी। तो यमुना नदी में मुख्यतः नदी समाहित होते हैं। एक तो चंबल नदी है, चंबल नदी के बाद आ जाती है सिंध नदी, सिंध के बाद जामनी है, बेतवा है, धसान है और के नदी है और पैसोनी नदी है। ये सभी नदियां हैं जो कि यमुना में जाते हैं और यमुना से गंगा में जाते हैं, सिंपल भाषा में। और टोंस नदी की चर्चा करें तो टोंस नदी में कौन कौन से जल समाहित होते हैं? बीहड़ नदी है, बीहड़ के बाद उदा है, महान है। ये तीन नदियां जो कि टोंस में समाहित होते हैं। और वहीं सोन की बात करें तो सोन में जोहिला नदी है, बनास है, गोपद है, रिहंद है और कन्हार है। ये पांच नदियां हैं। लेकिन प्रमाणित रूप से देखा जाए तो मैप में भी दर्शाया गया है कि जोहिला और सोन नदी ये सभी प्रमाणित नदी हैं। तो अधिकतर प्रश्न यहीं से बनते हैं जब मैप में एकदम डिसाइड रहती है कि ये नदियाँ वहाँ पर जाती हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि उनके सहायक नदियों के बारे में प्रश्न बन जाती हैं। तो हमने गंगा प्रवाह तंत्र के बारे में पढ़ा ही है। अब हम देख लेते हैं, इनके थ्योरी को समझते हैं कि प्रदेश का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र जो कि गंगा अपवाह तंत्र को माना जाता है, इनका कुल क्षेत्र देखें तो 8,61,452 वर्ग किलोमीटर पर ये फैली हुई है। और वहीं मध्य प्रदेश की चर्चा करें तो मध्य प्रदेश में 1,25,080 वर्ग किलोमीटर पर ये फैली हुई है, इनका जल क्षेत्र है। बंगाल की खाड़ी में ये अपना जल गिराते हैं। इनके तीन उप अपवाह क्षेत्र हैं। एक तो यमुना अपवाह क्षेत्र है, दूसरा है टोंस है, तीसरा है सोन है। इन सभी का हमने मैप के जरिए समझ लिए हैं, तो इसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है, समझते ही होंगे। तो चंबल नदी के अंतर्गत यमुना में कौन कौन से समाहित होती है? एक तो चंबल नदी है, सिंध नदी है और बेतवा है, के नदी, ये यमुना में डायरेक्ट समाहित होते हैं। चंबल नदी
पढ़ने से पहले हम लोग एक बार फिर मैप को देख लेते हैं कि चंबल नदी का लोकेशन कहाँ पर है। ये है पूरा का पूरा गंगा अपवाह तंत्र। इसमें हम सभी लोगों का डाउट क्लियर करेंगे, तो आप लोग सेशन में जुड़े रहें। ये क्लास थोड़ी लंबा ज़रूर होगी, लेकिन एक बार आप लोग यदि समझ लेते हैं तो यकीन मानिए कि एक भी प्रश्न इससे बाहर नहीं जाएगा। चंबल नदी जो कि मध्य प्रदेश की दूसरी बड़ी नदी मानी जाती है। इसे चरमावती या महाभारत में इसे पूर्णा के नाम से जानते हैं। इनका उद्गम जो कि है इंदौर की जानापाव पहाड़ी या फिर अंबेडकर नगर महू इंदौर में है। इनका मिलन स्थान जो कि उत्तर प्रदेश के इटावा यमुना में मिलती है। हमने लोकेशन भी बताया है कि जब ये चंबल नदी यहाँ से जाती है इस इलाके से, और यहाँ से जाती हुई इस जहाँ पर ये मिलती है यमुना में, वहाँ पर इस जगह को उत्तर प्रदेश इटावा कहते हैं। उस जगह पर यमुना में ये समाहित हो जाते हैं। इनका वर्ग क्षेत्र लंबाई देखें तो 965 किलोमीटर की लंबाई पर स्थित हैं। ये तीन राज्यों को कवर करती हैं। यहाँ पर ये तो हमारा मध्य प्रदेश इंदौर जो कि मध्य प्रदेश है, यहाँ से चलती है इधर आ जाती है इस इलाके पर। ये पूरा का पूरा राजस्थान है। यहाँ पर ये खाली वाला स्थान देख रहे हैं, ये राजस्थान का इलाका आ जाता है। यहाँ से जब क्रॉस होती है तो ये राजस्थान में जाती है और फिर मध्य प्रदेश में जाती है। इधर ये हमारा मुकुट वाला है, यहाँ पर मध्य प्रदेश पर जाती है। फिर मध्य प्रदेश के बाद फिर आगे चल करके जब जहाँ पर ये मिलन बिंदु होती है, चलिए हम इसको एरर कर देते हैं जिसे समझ में आए। कि जब चंबल नदी इस इलाके से बहता हुआ राजस्थान के बाद फिर मध्य प्रदेश में जाती है और यहीं पर आ जाती है लास्ट पॉइंट में उत्तर प्रदेश में पहुंचती है। उत्तर प्रदेश की कहाँ पर मिलती है? इटावा में, यमुना नदी में समाहित हो जाती है इस इलाके में। तो यहाँ से एक प्रश्न बनता है कि चंबल नदी किन किन राज्यों से होकर अपना जल ग्रहण क्षेत्र करती हैं। तो पहला तो मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, इसके बाद लास्ट पॉइंट में उत्तर प्रदेश में पहुंच जाती हैं। इनके सहायक नदियों की चर्चा करें तो सहायक नदी हैं, क्षिप्रा नदी है, ये देखिए, चलिए हम जूम कर देते हैं सहायक नदियों के बारे में। ये पहली नदी मिलती है चंबल में, ये क्षिप्रा नदी है, इस इलाके पर मिलती है। और एक है काली सिंध नदी, यहाँ पर जाकर मिलती है, इस जगह पर राजस्थान में मिलती है। और वहीं पार्वती नदी जो कि ये मध्य प्रदेश में आकर मिलती है। फिर सिबना नदी है, छोटी काली सिंध है, छोटी काली सिंध है। और कोनो नदी यहाँ पर है, ये भी वहीं पर मिलती है। चंबल नदी जो कि खड्डों व बीहड़ों का निर्माण करती है, कोटा राजस्थान में यह भैंसरोगढ़ के पास चोलिया जलप्रपात निर्मित करता है। तो चोलिया जलप्रपात की चर्चा करें तो चोलिया जलप्रपात कहाँ पर है? तो चंबल नदी में मुख्यतः 3 बांध हैं। देखिए कि ये चंबल नदी है, महू जानापा पहाड़ी से चलती है, यहाँ से इधर जाती है और इस इलाके पर यहाँ पर देखिए जो 4 कोण के है ना, तो यहाँ पर
एक बांध है जिसे इसका नाम है गांधी सागर बांध, जो कि मंदसौर जिले में है। ये निशान कर रहे हैं गांधी सागर बांध, जो कि मंदसौर में स्थित है। और फिर आगे चलते हैं तो यहाँ पर एक बांध और है इस इलाके पर, राणा प्रताप सागर बांध, जो कि चित्तौड़गढ़ राजस्थान में है। एक एक एरो को लगाकर हमने आप लोगों को बता रहे हैं, तो अच्छे से समझते हुए चलेंगे। जब तक आप लोग अच्छे से मैप नहीं समझेंगे ना, तो जो भी प्रश्न आएंगे तो उसमें डाउट रहेगा, या फिर गलत हो जाएगी फिर सही हो जाएंगे। हमेशा डाउट ही बना रहता है। फिर आगे जब चलते हैं तो यहाँ पर एक और बांध है इस इलाके पर, ये निशान देख रहे हैं, जवाहर सागर बांध, ये कोटा राजस्थान में है। तो दो बांध तो राजस्थान में है, एक तो राणा प्रताप सागर बांध है चित्तौड़गढ़ राजस्थान में है, और दूसरा बांध जो कि जवाहर सागर बांध कोटा राजस्थान में है। और इन्हीं के आगे एक जलप्रपात है इस इलाके में। जब राजस्थान से मध्य प्रदेश में जब चंबल नदी आगे बढ़ती है तो वहीं पर एक जलप्रपात का निर्माण करती है, और उस जलप्रपात का नाम है, यहाँ पर बनती इस इलाके पर, ये सीधा एरो यहाँ पर आकर के हम यहाँ पर लगाए हैं। ये है चोलिया जलप्रपात, जो कि कोटा राजस्थान में, ये पूरा का पूरा क्षेत्र राजस्थान के अंतर्गत ही है, इसलिए यहाँ जगह न होने के कारण हमने यहाँ पर मैपिंग कर दिया है चोलिया जलप्रपात, जो कि कोटा राजस्थान में है। तो आप लोगों ने समझ में आ गया होगा आप लोगों का कि हमारे चंबल नदी में 3 बांध हैं। एक तो गांधी सागर बांध हमारे मध्य प्रदेश यहाँ पर है, मंदसौर में है, और दूसरा है राजस्थान में है, राणा प्रताप सागर बांध चित्तौड़गढ़ राजस्थान में है। दूसरा है जवाहर सागर बांध, जो कि कोटा राजस्थान में है, और एक जलप्रपात है राजस्थान में, चोलिया जलप्रपात है। तो और हाँ, चंबल नदी पश्चिम भारत की जीवन रेखा कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, देख लीजिए कि चंबल नदी मध्य प्रदेश के पश्चिमी इलाके पर स्थित है। इंदौर जो है पश्चिमी इलाके पर है, और ये नदी जब यहाँ से गुजरती है तो इधर आती है, ये पश्चिमी इलाके में, ये राजस्थान और इधर मध्य प्रदेश, इस इलाके में जब कवर करती है तो जाहिर सी बात है कि यहाँ का किसान इनके जल का उपयोग सिंचाई के लिए या फिर अन्य कृषि कार्य के लिए करते हैं, इन जल का प्रयोग करते हैं। तो इसीलिए कहा गया है कि चंबल नदी, जो कि पश्चिमी मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। तो अच्छे से आप लोग मैप में समझते हुए चलें, एक एक निशान को समझें, क्योंकि यहीं से प्रश्न बनता है और आयोग घुमा देता है, तो आप लोग नहीं समझ पाते हैं। अब हम थ्योरी की चर्चा करेंगे कि चंबल नदी जो कि हमारे मध्य प्रदेश की दूसरी बड़ी नदी मानी जाती है। पहला बड़ी नदी है नर्मदा नदी, इसकी चर्चा हम अलग से करेंगे, क्योंकि नर्मदा नदी ये हमारे मध्य प्रदेश की एक बड़ी नदी है और अलग ही अपवाह तंत्र बनाती है। उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मध्य प्रदेश की दूसरी बड़ी नदी है, इसे चरमावती या महाभारत में पूर्णा कहा जाता है। इनका उद्गम जो कि इंदौर की जानापाव पहाड़ी तहसील से हुआ है। इनका मिलन बिंदु जो कि यूपी के इटावा यमुना नदी में है। इनका लंबाई है 965 किलोमीटर है। ये मध्य प्रदेश राजस्थान में जाती हैं, और ये मध्य प्रदेश में 2 बार, तो हमने बताया भी है कि कैसे कैसे 2 बार जाती हैं। एक बार जो
इस इलाके से पश्चिमी इलाके से जाती है, फिर राजस्थान में गुजर जाती है। राजस्थान के बाद फिर मध्य प्रदेश में जाती है, इसके बाद फिर उत्तर प्रदेश में चली जाती हैं। इनकी सहायक नदियों के बारे में चर्चा करें तो सहायक नदी हैं क्षिप्रा है, काली सिंध, पार्वती, शिवना, छोटी काली सिंध, कूनो। इनके किनारे कौन कौन से शहर हैं? ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि आयोग जब कभी पूछता है किनारे बसे शहर के बारे में तो एक प्रश्न कभी न कभी पूछ लेता है। तो ये महू है, रतलाम है, शिवपुर है, मुरैना है। ये खड्डों व बीढ़ों का निर्माण करते हैं। कोटा राजस्थान भैंसरोगढ़ के पास चूलिया जलप्रपात बनाता है। हमने जलप्रपात के पहले ही चर्चा कर लिया है, तो इसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन की बात नहीं है। चंबल नदी पर 3 बांध हैं, हमने पहले ही बताया है कि गांधी सागर बांध जो कि मंदसौर जिले में है, राणा प्रताप सागर बांध जो कि चित्तौड़गढ़ राजस्थान में है, जवाहर सागर बांध ये कोटा राजस्थान में है। चंबल नदी पश्चिम मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। अब इसके बाद आ जाता है क्षिप्रा नदी। क्षिप्रा नदी, इसकी चर्चा करें तो क्षिप्रा नदी जो है इनका अन्य नाम है पूर्ण सलिल पापहरणी, मोक्षदायिनी, अवंती, अमृत संभव। ये क्षिप्रा नदी के अन्य नाम हैं, इनको ज़रूर याद करें, क्योंकि MPPSC हो या फिर व्यापम हो या MP पुलिस हो, पटवारी हो, सभी में ये प्रश्न आ जाते हैं। तो यदि आप लोग इस कॉन्सेप्ट को समझे रहेंगे तो चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो आप लोग ज़रूर उसमें क्लियर कर पाएंगे। इनका उद्गम है इंदौर के काकरावर्डी पहाड़ी से है, मिलन है उज्जैन है, देवास है, मंदसौर। लास्ट पॉइंट, ये मंदसौर में जाकर चंबल नदी में मिल जाती हैं। लंबाई इनका है 165 किलोमीटर। लंबाई ज़रूर याद करा करें, क्योंकि हमारे मध्य प्रदेश में ये नदियों का उद्गम है। क्षिप्रा को मालवा की गंगा कहा जाता है। मालवा की गंगा किस नदी को कहा जाता है? क्षिप्रा नदी को मालवा की गंगा कहा जाता है। इनके किनारे बसे शहर हैं। उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर हैं, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर मानी जाती हैं। इनकी सहायक नदियों की चर्चा करें तो सहायक नदी में है खान नदी है, गंभीर नदी है। काली सिंध नदी, काली सिंध नदी जो है इनका उद्गम स्थल माना जाता है देवास के बागली गांव विंध्याचल पर्वत से। बागली गांव विंध्याचल पर्वत है। इनका मिलन स्थान कहाँ पर है कि ये शाजापुर के राजगढ़ में बहती हुई राजस्थान चंबल नदी मिल जाती है। शाजापुर राजगढ़ में बहती हुई राजस्थान चंबल नदी मिल जाती है। इनकी लंबाई है 150 किलोमीटर की लंबाई पर स्थित है काली सिंध नदी। वहीं पार्वती की चर्चा करें तो पार्वती नदी जो कि है इनका जन्म स्थान माना गया है आष्टा सीहोर विंध्याचल पर्वत से है। ये इनका मिलन स्थान है राजस्थान की चंबल नदी में मिल जाती हैं। राजस्थान के चंबल नदी में मिल जाती हैं। अब हम चर्चा करेंगे जो डायरेक्ट गंगा नदी में मिलती हैं। गंगा में नहीं, अभी थोड़ी यमुना नदी की चर्चा कर लेते हैं। तो यमुना नदी में
कौन कौन सी नदियाँ मिलती हैं? तो यमुना में है, एक तो बेतवा है, धसान है और केन है। इनके बारे में अभी चर्चा करेंगे। हाँ, तो ये केन नदी है। केन नदी का उपनाम है सुक्तमती नाम है। इनका उद्गम स्थल है कटनी विंध्याचल पर्वत कैमूर पहाड़ी से है। इनका मिलन स्थान है उत्तर प्रदेश के बांदा, यमुना में मिल जाती हैं। केन नदी जहाँ पर मिलती है उस जगह को हम उत्तर प्रदेश की बांदा में, यमुना में मिल जाती है केन नदी। इसके बाद बेतवा नदी आती है। बेतवा नदी, यह भी नदी यमुना नदी में मिलती हैं। ये राजघाट बांध है बेतवा नदी पर। रानी लक्ष्मीबाई सागर परियोजना भी है। माता टीला बांध बने हुए हैं जो कि मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश की संयुक्त सिंचाई परियोजना है। प्रमुख सिंचित जिले हैं भांडेर है, दतिया है, भिंड और ग्वालियर है। ये क्षेत्र हैं। अब इन्हें मध्य प्रदेश की गंगा प्रदूषण के आधार पर कहा जाता है। इस प्रश्न को जरूर नोट करके लिख लीजिएगा, क्योंकि प्रश्न यहाँ पर कई बार बन चुके हैं। इसे बुंदेलखंड की जीवन रेखा भी कहा जाता है। बेतवा केन लिंक परियोजना भारत की पहली नदी जोड़ो परियोजना है। इनका पौराणिक नाम है बेत्रवती। इनका उद्गम जो कि है कुमरा गांव रायसेन से है। इनका मिलन स्थान है हमीरपुर उत्तर प्रदेश में है। इनकी लंबाई की चर्चा करें तो लंबाई 480 किलोमीटर है। सहायक नदी है बीना, धसान, जामनी और बिरमा है। किनारे बसे शहर हैं विदिशा है, सांची और ओरछा है। चलिए हम यमुना में जो नदियां सम्मिलित होते हैं उनकी मैपिंग के माध्यम से समझ लेते हैं। कि पहली नदी हमने चर्चा किया है केन नदी। ये है हमारा केन नदी। इसमें दो नदियां सम्मिलित होते हैं, एक तो सोनार नदी है और दूसरी है ब्यारमा नदी। ये दोनों नदी केन नदी में जाते हैं और यही केन नदी जाकर के यमुना में मिल जाती हैं। और दूसरी चर्चा हमने कर रहे हैं कि बेतवा नदी के बारे में। तो बेतवा नदी यहाँ पर है। जब आगे जाती है तो यहाँ पर एक बांध बना हुआ है इस इलाके में। ये हमारा उत्तर प्रदेश का इलाका आ जाती है। ये बांध है राजघाट बांध, जो कि ये उत्तर प्रदेश के ललितपुर में है। ये बांध राजघाट बांध। और एक और बांध है यहाँ पर है। जब आगे बढ़ेंगे इस इलाके पर तो ये भी है माता टीला बांध। माता टीला बांध ये है ललितपुर उत्तर प्रदेश में। तो स्पेसिफिक बेतवा नदी पर दो ही बांध हैं, ध्यान में रखिएगा कि एक है राजघाट बांध है, ललितपुर उत्तर प्रदेश में है, और एक है माता टीला बांध, ये भी ललितपुर उत्तर प्रदेश में ही है। और देख लेते हैं और कौन सी नदियाँ यमुना मिलती हैं। तो सिर्फ दो ही नदियाँ हैं। एक और नदी है सिंध नदी। हाँ सॉरी, हमने सिंध नदी की बताने को भूल गए हैं, तो देख लीजिएगा कि एक और नदी है सिंध नदी। ये है सिंध नदी, सांची विदिशा से इनका उद्गम होती है। तो यहाँ से ये जाते हुए डायरेक्ट यमुना में मिल जाती है। इसमें कोई भी बांध नहीं है, न कोई परियोजना है सिंध नदी पर। और एक थोड़ी सी
इम्पोर्टेंट बात है कि एक परियोजना है केन बेतवा लिंक परियोजना, जो कि चर्चा में बहुत रही है, जिनकी चर्चा कर लेते हैं। ये है हमारा केन नदी है। अब बेतवा नदी कहाँ पर है? ये है बेतवा नदी, इस इलाके पर जाती है। तो जब ये लिंक हो रही थी तो यहाँ से ये ऐसे जाती है इधर, यहाँ पर आकर के बेतवा नदी में। कहने का अर्थ है कि ये हमारा पश्चिम से लेकर के पूर्व से लेकर के उत्तर पश्चिम में केन बेतवा लिंक परियोजना जुड़ा हुआ है। अब हम चर्चा कर लेते हैं कि गंगा में डायरेक्ट मिलने वाली नदियाँ। गंगा में नदियाँ मिलती हैं, पहला है जोहिला नदी। जोहिला नदी डायरेक्ट गंगा में नहीं मिलती है, सोन में समाहित होती है। और सोन नदी जब यहाँ से अनूपपुर अमरकंटक से चलती है तो यहाँ पर एक बांध बनाती है सोन नदी इस इलाके पर। इस बांध का नाम है बाणसागर बांध। ये बाणसागर बांध कहाँ पर स्थित है? शहडोल जिले में स्थित है। ये देख लीजिएगा, ये बाणसागर बांध शहडोल में स्थित है। इसके बाद फिर ये ऐसे इधर घूमती है दक्षिण पूर्वी इलाके में, उत्तर पूर्वी इलाके में। उत्तर पूर्व में जब मुड़ती है और गंगा में मिल जाती है। और एक और नदी है टोंस नदी, ये भी डायरेक्ट गंगा में जाकर मिलती है। हाँ, यहाँ पर जाकर मिल जाती है। तो ये तो रही मैपिंग के माध्यम से हमने आप लोगों को बताया। अब हम इनके थ्योरी को समझते हैं कि के नदी के उपनाम हैं सुक्तमती, उद्गम कटनी, विंध्याचल पर्वत, कैमूर पहाड़ी से है। इनका मिलन स्थल है उत्तर प्रदेश के बांदा यमुना में है। लंबाई है 427 किलोमीटर है। मध्य प्रदेश में 292 किलोमीटर है। सहायक नदी हैं सोन, ब्यारमा, उर्मिल नदी हैं। इसके बाद बेतवा नदी है। बेतवा नदी जो कि रानी लक्ष्मीबाई सागर परियोजना है। माता टीला बांध बनी हुई मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। सिंचित जिला है भांडेर, दतिया, भिंड, ग्वालियर। मध्य प्रदेश की गंगा प्रदूषण के आधार पर कहा जाता है। इसे बुंदेलखंड के जीवन रेखा भी कहा जाता है। केन बेतवा लिंक परियोजना भारत में पहली नदी जोड़ो परियोजना के नाम से जाना जाता है। इनका पौराणिक नाम है बेत्रवती है। इनका उद्गम है कुमरागम रायसेन में है। मिलन स्थल है हमीरपुर उत्तर प्रदेश यमुना में है। लंबाई 480 किलोमीटर है। सहायक नदी है बीना, धसान, जामनी, बिरमा है। किनारे बसे शहर हैं विदिशा, सांची और ओरछा हैं। सिंध नदी की चर्चा करें तो सिंध नदी सिरोंज विदिशा में इनका उद्गम है। मिलन है इटावा यमुना में है। लंबाई 470 किलोमीटर है। सहायक नदी है कोमारी, पाहूज एवं माहुर है। गुना जिले को 2 भागों में विभाजित करती हैं। अब हम चर्चा करेंगे कि मध्य प्रदेश में गंगा में डायरेक्ट मिलने वाली नदियाँ कौन से हैं। ऐसी नदी जो कि हमारे मध्य प्रदेश में निकलती हैं और डायरेक्ट जाकर गंगा में जाती हैं। तो 2 नदियाँ हैं यहाँ पर मुख्यतः, एक टोंस नदी है, दूसरी सोन नदी है। तो सबसे इम्पोर्टेंट नदी है हमारी सोन नदी है, जिनकी चर्चा हम करेंगे अभी। सोन नदी का लोकेशन हमने बता दिया है आप लोगों को, तो आप लोग अच्छे से समझे ही होंगे। हम इनके थ्योरी को समझ लेते हैं कि सोन नदी को हम स्वर्ण या हिरण्यबाहु नदी के नाम से जाना जाता है। इनका अन्य नाम है, इनको जरूर याद रखें। उद्गम है अनूपपुर अमरकंटक में है। इनका मिलन स्थल है मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश से निकलती है अनूपपुर अमरकंटक से और ये उत्तर प्रदेश जाती है। उत्तर प्रदेश की जाकर वे बिहार पटना यानी दीनापुर जिस जगह पर ये गंगा में मिलती हैं
उस इलाके को हम पटना या दीनापुर के नाम से जाना जाता है, गंगा में मिल जाती हैं। इनका लंबाई है 780 किलोमीटर है। सहायक नदियाँ हैं जोहिला है, गोपद और रिहंद। ये 3 नदियाँ हैं मुख्यतः। 100 नदी की सहायक नदियाँ हैं। इनमें बाण सागर परियोजना जो कि बना है शहडोल के देवलोन नामक स्थान पर बना है। ये मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार की संयुक्त परियोजना है। दक्षिण से मिलने वाली सबसे बड़ी नदी है। लोकेशन में समझे होंगे। और लास्ट पॉइंट में है सोनगढ़ियाल अभयारण्य स्थित है। तो ये तरह आज का मध्य प्रदेश के अपवाह तंत्र, इसकी जिसकी अंतर्गत हमने गंगा अपवाह तंत्र पूरा का पूरा ख़त्म कर दिया है। तो इस कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि ये वीडियो कैसा लगा। हम नेक्स्ट वीडियो में नर्मदा अपवाह तंत्र के बारे में चर्चा करेंगे। नर्मदा के बारे में पूरा का पूरा हम चर्चा करेंगे। उसमें कौन कौन से बांध हैं, कितने जलप्रपात हैं, कहाँ पर स्थित है, किन किन इलाकों को सिंचित करती है, कितने ज़िलों को कवर करती है, ये सभी हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और आप लोग अपना राय इस कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।